आज के इस वीडियो में हम च्यवनप्राश अवलेह निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस विषय के अंतर्गत हम च्यवनप्राश के घटक द्रव्य, च्यवनप्राश के निर्माण विधि, इसके उपयोग और इसकी मात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। च्यवनप्राश अवलेह निर्माण विषय के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर आचार्य चरक के द्वारा लिखा गया श्लोक दिया गया है। इसे आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसी दिए गए श्लोक के अनुसार ही च्यवनप्राश निर्माण विधि की व्याख्या आगे लिखी गई है, जिसमें सबसे पहला भाग च्यवनप्राश अवलेह के घटक द्रव्यों का लिखा गया है। घटक द्रव्यों के अंतर्गत सबसे पहली सूची क्वाथ द्रव्यों की दी गई है, जिनकी कुल संख्या 36 है। तो इन क्वाथ द्रव्यों के अंतर्गत बिल्व मूल तवक, अग्निमंत मूल तवक, सोनापाठा मूल तवक, गंभारी मूल तवक, पाठल मूल तवक, बला मूल, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, मुदकपर्णी, माशपर्णी, पिपली बड़ी, गोखरू छोटा, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, काकड़ा श्रृंगी, भूमि आमला, मुनक्का, जीवंती, पुष्कर मूल, अगर, हरड़ बड़ी, गिलोय, रिद्दी, जीवक, ऋषभक, कचूर, नागरमोथा, पुनर्नवा, मेदा, बड़ी इलायची, लाल चंदन, नीलकमल, विदारी कंद, वासामूल, काकोली, काकनासा नामक द्रव्य आते हैं। तो इन क्वाथ द्रव्यों की सूची के बाद लिखा है कि बिल्व मूल से लेकर काकनासा तक के द्रव्यों को एक एक पल यानी 4 तोला अथवा 50 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि बिल्व मूल से काकनासा तक के लिखे गए प्रत्येक द्रव्य को 50-50 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। इसके बाद कुछ और द्रव्यों की सूची मात्रा सहित दी गई है। तो इसमें सबसे पहले क्वाथ निर्माणार्थ जल 1 द्रोण या 13 लीटर लेने को लिखा गया है। देसी आंवला, जिसकी मात्रा 500 नग या लगभग 6 किलोग्राम बताई गई है। इसके बाद गोघृत की मात्रा 6 पल या लगभग 300 ग्राम है। तिल तेल की मात्रा 6 पल या लगभग 300 ग्राम है। चीनी की मात्रा आधा तुला या 2.5 किलोग्राम है। इसके बाद अंत में शहद की मात्रा 6 पल या लगभग 300 ग्राम है। इसके बाद अगला हेडिंग च्यवनप्राश के प्रक्षेप द्रव्यों का लिखा है। इन प्रक्षेप द्रव्यों की सूची में वंशलोचन, पिपली, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्तर, नागकेसर निश्चित मात्रा के अनुसार लिखे गए हैं। इन प्रक्षेप द्रव्यों में वंशलोचन की मात्रा 4 पल या 200 ग्राम है। पिपली की मात्रा 2 पल या 100 ग्राम है। दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्तर, नागकेसर इन सभी द्रव्यों की मात्रा 1-1 पल अर्थात 50-50 ग्राम बताई गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्यों का दिया गया है, जिसमें सबसे पहले अष्टवर्गों का नाम लिखा है, जिसमें मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्दी, वृद्धि, जीवक, ऋषवक अष्टवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्यों से संबंधित श्लोक लिखा गया है। इसी श्लोक के बाद अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्यों की सूची दी गई है। यहाँ पर प्रतिनिधि का अर्थ इंग्लिश भाषा के शब्द सब्स्टिट्यूट से आप समझ सकते हैं, जिसका अर्थ यहाँ पर ये है
के अष्टवर्ग के किसी द्रव्य के ना मिलने पर उसके प्रतिनिधि द्रव्य का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार मेधा का प्रतिनिधि द्रव्य अश्वगंधा है, महामेधा का सारिवा, जीवक का गिलोय, ऋषभक का वंशलोचन, रिद्धि का बला, वृद्धि का महाबला, काकोली और क्षीर काकोली का शतावरी लिखा गया है। च्यवनप्राश अवलेय के घटक द्रव्यों को जानने के बाद अब हम च्यवनप्राश अवलेय की निर्माण विधि के बारे में जानेंगे, जिसके अनुसार यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले बिलव मूल से काकनासा तक के द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूटकर यवकूट चूर्ण करके रख लेते हैं। तत्पश्चात प्रक्षेप के द्रव्यों का भी वस्त्रपूत चूर्ण कर लेते हैं। इस पहले पैरे का अर्थ ये है कि सबसे पहले घटक द्रव्यों में मौजूद क्वाथ द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूटकर यवकूट अर्थात मोटा चूर्ण कर लिया जाता है। इसके बाद में च्यवनप्राश के निर्माण में प्रयोग होने वाले प्रक्षेप द्रव्यों का वस्त्रपूत चूर्ण अर्थात सुपरफाइन पाउडर बना लिया जाता है। इसके बाद इसके अगले पैरे में लिखा है कि समस्त तैयारी के बाद औषधियों के यवकूटित चूर्ण को एक बड़े भगोने में 13 लीटर शुद्ध मीठा जल डालकर रात्रि पर्यंत कपड़े से ढककर रख देते हैं। प्रातःकाल भगोने से ढका कपड़ा हटाकर चूल्हे पर रखकर क्वाथ तैयार करते हैं। आंवलों की पोटली बनाकर भगोने में लटकाकर स्विन्न कर लेते हैं। चतुर अंश या अष्टम अंश क्वाथ शेष रहने पर क्वाथ को छानकर रख ले। स्विन्न आंवलों को एक प्रांत में रखकर किसी बाल्टी या स्टेनलेस स्टील के एक छोटे ड्रम पर टाट अथवा जाली बांधकर हथेली से रगड़ते हुए पिष्टी निकाल लेते हैं। तो इस पैरे के अनुसार सभी क्वाथ द्रव्यों के मोटे चूर्ण को एक बड़े बर्तन में 13 लीटर शुद्ध जल के साथ मिलाकर क्वाथ बनाने से एक दिन पहले भिगोकर पूरी रात्रि के लिए कपड़े से ढककर रख दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह बर्तन से कपड़ा हटा लिया जाता है। फिर इस बर्तन को औषधि द्रव्य और जल के साथ ही अग्नि पर चढ़ाकर क्वाथ यानी कि काढ़ा तैयार किया जाता है। इस क्वाथ को तैयार करते समय इसी बर्तन के अंदर निश्चित मात्रा में आंवलों को साफ रंग वाले कपड़े की पोटली में बांधकर जल के अंदर उबालने के लिए लटका दिया जाता है। जल की मात्रा निश्चित क्वाथ विधि के अनुसार रह जाने के उपरांत इस बर्तन को अग्नि से नीचे उतार लिया जाता है। इस प्रकार अग्नि से उतारकर क्वाथ को छानकर अलग रख लिया जाता है और इसी क्वाथ में उबले हुए आंवलों को अलग करके जाली के ऊपर रगड़कर इन्हीं आंवलों का पेस्ट बना लिया जाता है, जिसे यहाँ पर पिष्टी के नाम से लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर अगला हेडिंग पिष्टी भर्जन का लिखा हुआ है। पिष्टी भर्जन शब्द के अनुसार पिष्टी का अर्थ पेस्ट होता है और भर्जन का अर्थ भूनना होता है। इस प्रकार पिष्टी भर्जन का अर्थ आंवलों के बने हुए पेस्ट को घी और तेल की मदद से भूनने की प्रक्रिया है।
इस पिष्टी भर्जन हेडिंग के अंदर लिखा है कि कलईदार ताम्रपत्र, भिगोना या कड़ाही पिष्टी भूनने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यथोक्त मात्रा अनुसार गोघृत एवं तिल तेल डालकर गर्म करते हैं, फिर आंवला पिष्टी को डालकर मंद अग्नि पर भूनते हैं। जब पिष्टी बादामी रंग की हो जाए, स्नेह तेल घृत को छोड़ने लगे, तब निर्मित गर्म क्वाथ एवं चीनी डालकर अवलेह परीक्षा करते हुए पाक कर लेते हैं। तो इस पिष्टी भर्जन की व्याख्या का अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले कलईदार तांबे के बर्तन को इस आंवले के पेस्ट को भूनने के लिए लिया जाता है। पिष्टी भर्जन के लिए तांबे के बर्तन को सबसे अच्छा माना जाता है। इसी बर्तन के अंदर निश्चित मात्रा के अनुसार गाय के घी और तिल तेल को डालकर गर्म करने के लिए अग्नि पर चढ़ा देते हैं। इसके बाद आंवले की पिष्टी यानी कि आंवले के पेस्ट को इसी गायघृत और तिल तेल के मिश्रण के अंदर डालकर धीमी आंच पर भून लिया जाता है। इस पेस्ट को भूनते समय जब इसका रंग बादामी हो जाए और साथ में स्नेह द्रव्य यानी कि तिल तेल और गाय के घृत को छोड़ने लगे, तब इस मिश्रण के अंदर इससे पहले बनाए हुए गरम क्वाथ और चीनी को डाल दिया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को अवलेह परीक्षा के लक्षण संपूर्ण होने तक अग्नि पर पकाया जाता है। पिष्टी भर्जन की प्रक्रिया में एक सावधानी ये रखनी बहुत ज़रूरी होती है कि आंवले के बनाए हुए पेस्ट में जल का अंश बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से आरंभ में यह पेस्ट भूनते समय बर्तन के तल में चिपकना शुरू हो जाता है, जिससे इस पेस्ट के जलने का डर रहता है। तो इस पेस्ट को जलने से बचाने के लिए इसे कड़छी से हिलाते रहना ज़रूरी होता है। इसी के साथ पिष्टी भर्जन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग प्रक्षेप डालने का समय लिखकर बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि पाक होने के बाद पात्र को चूल्हे से नीचे उतार लें, पलटा चलाते हुए ठंडा कर लें। जब अवलेह थोड़ा सा गर्म रहे तब प्रक्षेप द्रव्यों का बारीक चूर्ण डालकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। एकदम ठंडे अवलेह में प्रक्षेप डालने पर चूर्ण अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाता और स्वाद में भी अंतर आता है। कुछ गर्म रहते प्रक्षेप मिलाने पर द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य आदि अवलेह में सम्यक रूप से आ जाते हैं, अर्थात एक रस हो जाते हैं। जब अवलेह ठंडा हो जाए तब शहद मिलाकर डिब्बों में सील बंद कर रख देते हैं। तो इस प्रक्षेप विधि के अनुसार सबसे पहले पूर्ण रूप से पाक हुए आंवले के पेस्ट को अग्नि से उतार कर पलता या कड़छी चलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। जब यह मिश्रण थोड़ा कम गर्म रह जाए तो निर्माण विधि में बनाए हुए प्रक्षेप द्रव्यों का चूर्ण इस मिश्रण के अंदर डालकर अच्छे से मिलाकर मिक्स कर दिया जाता है। इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि बिल्कुल ठंडे मिश्रण के अंदर प्रक्षेप द्रव्यों को नहीं मिलाया जाता। अगर पूर्ण रूप से ठंडे मिश्रण के अंदर प्रक्षेप द्रव्यों को मिला दिया जाता है तो यह अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते और साथ में इस औषधि के स्वाद में भी अंतर आ जाता है।
अगर इस मिश्रण को प्रक्षेप द्रव्यों के साथ कुछ गर्म रहते हुए मिक्स किया जाता है तो इन सभी द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य आदि अवलेय में सही प्रकार से सही मात्रा में आ जाते हैं, अर्थात यह औषधि सही रूप में बन जाती है। इसके बाद जब पिष्टि, वर्जन और प्रक्षेप द्रव्यों का यह मिश्रण पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए तब निश्चित मात्रा के अनुसार शहद को इसमें मिला दिया जाता है। फिर अंत में डिब्बों के अंदर इस औषधि को भरकर सील बंद करके रख दिया जाता है। यहाँ पर सेवनीय मात्रा अर्थात डोज का हेडिंग प्रक्षेप विधि के बाद में दिया गया है। च्यवनप्राश अवलेह की यह मात्रा आचार्य चरक के द्वारा लिखे गए श्लोक के अनुसार बताई गई है। इस श्लोक की व्याख्या में यहाँ पर लिखा है कि आचार्य चरक अनुसार आहार मात्रा कम ना हो उतनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, फिर भी 1 से 2 तोला मात्रा में सेवन करें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि च्यवनप्राश की मात्रा 1 से 2 तोला यानी कि 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक हो सकती है। सेवनीय मात्रा के बाद अगला हेडिंग अनुपान का है। अगर किसी औषधि का सेवन जल, दूध या अन्य किसी द्रव्य के साथ किया जाता है तो इस प्रकार जल, दूध या अन्य द्रव्य को अनुपान के नाम से जाना जाता है। तो च्यवनप्राश अवलेह के सेवन के समय गाय के दूध, बकरी के दूध या मूंग दाल के पानी का प्रयोग अनुपान के रूप में किया जाता है। अनुपान के बाद अगला हेडिंग च्यवनप्राश के उपयोग का यहाँ पर लिखा गया है। च्यवनप्राश अवलेह का उपयोग श्वास, कास रोगों में विशेष लाभकारी है। यहाँ पर श्वास रोग का अर्थ अस्थमा है और कास का अर्थ खांसी है। च्यवनप्राश के उपयोग में आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त हृदय रोग, वात रक्त, फुफ्फुस विकृति एवं समृद्धि ह्रास में प्रभावकारी है। यहाँ पर हृदय रोग का अर्थ हमारे दिल से संबंधित सभी प्रकार के रोग हैं। वात रक्त रोग का संबंध हमारी हड्डियों के जोड़ों के अंदर होने वाले दर्द से है। फुफ्फुस विकृति का संबंध हमारे फेफड़ों से संबंधित रोगों से है और समृद्धि ह्रास का संबंध याद ना रख सकने की शक्ति से है। तो इन हृदय रोग, वात रक्त, फुफ्फुस विकृति और समृद्धि ह्रास में च्यवनप्राश बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसके बाद आगे लिखा है, बालक, वृद्ध, स्त्री के समस्त रोगों में हितावे है। रसायन रूप में सेवन करने से चेहरे पर कांति, इंद्रियों में बल वृद्धि एवं नव यौवन झलकने लगता है। इसका अर्थ ये है कि च्यवनप्राश अवलेह बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों के समस्त प्रकार के रोगों में लाभकारी है। च्यवनप्राश अवलेह का रसायन रूप में प्रयोग करने पर चेहरे पर कांति आती है, इंद्रियों में बल बढ़ जाता है और इससे शरीर का बल बढ़ा हुआ महसूस होता है। इसी के साथ इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।